हेलो बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विद जियाउद्दीन सर। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10 साइंस एनसीईआरटी बुक के अध्याय 7 के लेक्चर नंबर 5 को लेकर के आए, जो कि क्या है नियंत्रण एवं समन्वय का ये लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले क्या है, हमने 4 लेक्चर पहले ही दे दिए हैं। अब क्या है, पहले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। तो ये 5वां लेक्चर क्या है हमारा, विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हमने क्या है, हमने ये पहले ही पढ़ा कि हमारे शरीर में क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य क्या है, मस्तिष्क के द्वारा किए जाते हैं। और मस्तिष्क हमारे शरीर में क्या है, 3 भागों में बटे हुए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जहां पे हमने देखा कि अग्र मस्तिष्क का कार्य क्या है, हमारे इच्छा अनुरूप होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो हम अपनी इच्छा से करते हैं, तो इसका नियंत्रण क्या होता है, हमारे अग्र मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। जबकि क्या होता है, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, मध्य मस्तिष्क का कार्य है आंखों की पुतली को नियंत्रित करना और साथ ही साथ करता है सिर और गर्दन की प्रतिवर्ती क्रियाओं को करता है। और फिर पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क क्या है, 3 केंद्रों से मिलकर बना हुआ, जिसे कहते हैं अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला। जहां पे अनुमस्तिष्क यानी कि सेरेबेलम क्या करता है, तो अनुमस्तिष्क का कार्य है शरीर की संस्थिति को बनाए रखना, यानी ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धिकरण करता हूं, जिसे लिखना या साइकिल चलाना या सीधी रेखा में चलना, या फिर कहता है शरीर के संतुलन को बनाए रखना, बिल्कुल सीधे तरीके से खड़ा रहना। इनका नियंत्रण कौन करता है? इनका नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क के अंदर स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। जबकि क्या है, पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा भाग है पोन्स। पोन्स का कार्य क्या है, श्वसन की क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित तरीके से करना। और पश्चिम मस्तिष्क का तीसरा भाग है मेडुला, जिसे मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। इनका कार्य क्या है, भोजन का पचना, लार का आना या वमन जिसे उल्टी कहते हैं, या फिर क्या होता है रक्तदाब, इन सभी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला करता है। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा इन क्रियाओं पर नियंत्रण होता है। अब सारी क्रियाओं का नियंत्रण हो ही रहा है ना, सभी क्रियाएं लगातार हो रही है, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मस्तिष्क के द्वारा संपन्न हो रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या है, उनमें कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं। वे कमियां क्या है, तो उन्हीं कमियों को हम लोग देखने वाले हैं कि विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। तो क्या सीमाएं हैं? पहला, विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हो। मतलब ये समझिए कि हमारे क्या है, शरीर के अन्य भागों जहां पे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, आंख में, कान में, नाक में, जबान में, त्वचा में, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है और इसका कनेक्शन मस्तिष्क से है। तो इन सभी भागों से क्या होता है, सूचना हमारे मस्तिष्क में पहुंच पाता है। लेकिन वो भाग जहां पे तंत्रिका कोशिका नहीं है, जैसे अमाशय में, क्षुद्रांत के अंदर या फिर ग्रासिका के अंदर, पेट के अंदर जहां तंत्रिका कोशिका नहीं है, वहां की सूचना मस्तिष्क को कैसे पहुंचेगा? वहां की सूचना तो पहुंचेगा नहीं। यानी आपके अमाशय में क्या होता है, जब भोजन का पाचन होता है उस समय क्या होता है, जठर ग्रंथि, अमाशय में स्थित एक जठर ग्रंथि है, जिसके द्वारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन नामक एंजाइम छोड़ देते हैं, ताकि भोजन की क्रिया में क्या होता है, सहायता मिल सके। तो कितनी मात्रा में स्रावित करना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को या फिर पेप्सिन एंजाइम को, ये बात हमारा मस्तिष्क डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे तंत्रिका कोशिका है ही नहीं। तो ये एक हमारा क्या है, कमी है इसका कमी है। तो तंत्रिका तंत्र का एक सीमाएं है, लिमिटेशन है, ये उसका एक कमी है। क्या कमी है? विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हो। दूसरा कमी क्या है, एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया विद्युत आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है, इसमें थोड़ा समय लगता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि ये हमारा क्या है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, ये हमारा तंत्रिका कोशिका है। अब तंत्रिका कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका जब एक सूचना क्या है, मस्तिष्क को पहुंचाता है, यानी यहां से सूचना प्राप्त किया और इस प्रकार से क्या है, सूचना आगे पहुंचाया। तो एक सूचना पहुंचाने के बाद तुरंत ये दूसरा सूचना को नहीं ले सकता, या दूसरा सूचना को आगे नहीं पहुंचा सकता। इसे समझने के लिए इस तरह समझिए कि अगर क्या है, एक गेस्ट आया और होटल में रहा, किसी कमरे को बुक करके होटल में रहा, और उसके रहने के बाद क्या है, दूसरा गेस्ट आया, तो तुरंत से उस गेस्ट को वो रूम नहीं मिल सकता, वो कमरा नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि पहला गेस्ट जाएगा, वहां 1-2 घंटा में उसमें साफ सफाई करेगा, बिल्कुल कमरे को बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से करेगा, तब दूसरा गेस्ट को वहां डालेगा। बिल्कुल यही काम यहाँ पे तंत्रिका कोशिका में होता है कि एक सूचना को जब मस्तिष्क को पहुंचाता है
तो दूसरी सूचना को प्राप्त करने, उसे मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए अपने क्या होता है, अपने कार्य विधि को सुचारू करता है, यानी क्या करता है, ये खुद ब खुद ये तैयार होता है। ये कमियां है। इसी वजह से क्या होता है, आप एक साथ बहुत सारे आवाजों को सुन तो सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। इधर से उधर से कोई बोल रहा होता है, उससे आप मस्तिष्क को पहुंचा नहीं सकते लगातार, यानी समझ नहीं सकते। ये उसका क्या है, कमी है। दूसरे क्या है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अब पौधों में तो कोई तंत्रिका तंत्र है ही नहीं, तो वहां पे नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कैसे होगा। अब पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य क्या अर्थ है, कि पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ है कि हमने ये सुना है, हमने ये जाना है। क्या जाना है, बचपन में हमने सीखा था कि पौधे गति नहीं करते। अरे बाबा, हमने बचपन में सीखा, क्या सीखा, कि मनुष्य और पौधे यानी कि जंतुओं और पादपों में क्या फर्क है। तो यही मेन फर्क था कि पौधे गति नहीं करते और हम मनुष्य क्या करते हैं, गति कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, हम इन बातों को पलट करके देखेंगे। पौधे भी गति करते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि भैया मास्टर क्या कह रहे हैं, पौधे भी गति करते हैं। पौधे भी गति करने का मतलब क्या है, पौधे भी गति करने का अर्थ ये हमारे घर का पौधा सामने आपके घर में नहीं चल जाएगा। पौधे भी गति करने का अर्थ है कि पौधे भी क्या करते हैं कि प्रकाश की ओर गति करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करते हैं, जल की ओर गति करते हैं। इसको समझने के लिए इस तरह समझिए कि अगर आप क्या होता है, एक कमरे में पौधा लगा दिया और एक तरफ धूप आता है किसी खिड़की से, तो आप देखो क्या कि 10 दिन 20 दिन के बाद क्या होता है, जब वो पौधा बड़ा होता है तो प्रकाश की ओर झुक जाता है, यानी प्रकाश की ओर क्या करता है, गति करता है। तो पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं। जिससे आपने सुना होगा छुई मुई के पौधे के बारे में, जब आप छुई मुई को छुएंगे तो मुरझा जाएगा। तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, गति ही हुआ, है ना। तो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य कैसे होगा, वहां पे कोई तंत्रिका तंत्र है ही नहीं, यानी वहां पे कोई तंत्रिका कोशिका है ही नहीं। ठीक है, तो इन कमियों को दूर करने के लिए कितनी सारी कमियां हैं। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं क्या है, तो पहला क्या है, विद्युत आवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हो। दूसरा क्या है, एक विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया विद्युत आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा क्या होता है, समय लगता है। तीसरा कमी क्या है, पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अब इन सारे कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, रासायनिक समन्वय है, जिसे केमिकल कोऑर्डिनेट कहते हैं। रासायनिक समन्वय का मतलब क्या है, हार्मोनल सिस्टम। हमारे शरीर में क्या है, जहां पे तंत्रिका तंत्र के कार्यों को समाप्त हो जाता है, जहां पे तंत्रिका तंत्र कार्यों को यानी सूचनाओं को प्राप्त नहीं कर सकता, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य नहीं कर सकता है, वहां पे किसके द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है, तो रासायनिक समन्वय यानी हार्मोनल सिस्टम के द्वारा होता है। अब नहीं समझे तो इस तरह समझिए कि आप क्या है, स्कूल में जाते ही है, रोज सुबह शाम पढ़ते ही वहां पे, तो फिर आप ट्यूशन क्यों कर रहे हैं। आप इसलिए करते हैं कि जो स्कूलों में जो चीजें छूट जाते हैं, यानी जो वहां पे पूरा नहीं हो पाता, उससे आप क्या करते हैं, स्कूल में ट्यूशन में आकर के क्या करते हैं, उसे पूरा करते हैं। तो बस यही बात है कि जिन क्रियाओं को तंत्रिका तंत्र संपन्न नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए क्या बने हुए हमारे शरीर में, उसके लिए हमारे बने हुए रासायनिक समन्वय। ठीक है, तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए नियंत्रण एवं समन्वय का एक तरीका अपनाया जाता है, जिसे हम रासायनिक समन्वय या फिर अंतःस्रावी तंत्र या फिर हार्मोनल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, पौधों में समन्वय। हम लोग तो ये समझ चुके हैं कि क्या है, जब तंत्रिका तंत्र का जहां पे लिमिटेशन यानी जहां पे उसकी सीमाएं खत्म हो जाती है, वहां से किसका कार्य शुरू हो जाता है, तो रासायनिक समन्वय का। तो ये रासायनिक समन्वय यानी रासायनिक समन्वय के द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य जो होगा वो दो में होगा, एक पौधों में और एक होगा जंतुओं में। तो हम रासायनिक समन्वय हम लोग पहले पौधों में सीखते हैं। ठीक है, तो पौधों में समन्वय, पौधों में गति। यहां पर गति का मतलब है किसी खास चीज की ओर मुड़ना या उससे दूर जाना। पादप दो भिन्न प्रकार की गति दर्शाते हैं। पौधों में दो भिन्न प्रकार की गति होते हैं, एक होता है विरिधि से मुक्त और दूसरा होता है विरिधि पर आश्रित। विरिधि से मुक्त का मतलब क्या है, आपने सुना है छुई मुई के बारे में, देखा भी होगा। ये अगर छुई मुई का पौधा है इस प्रकार से, जैसे ही क्या होता है, इसको छूते हैं, इसको टच करते हैं, तो क्या होता है, वो ये बिल्कुल सिकुड़ जाता है, इस प्रकार से चिपक जाता है ना। तो क्या हुआ, यानी इसको हम छुए तो वो सिकुड़ गया, मुरझा गया, इसीलिए इसका नाम है छुई गई तो मुई गई, छुई मुई, छुई गई तो मुई गई, है ना। तो इसको छूना और ये सिकुड़ना,
इसमें तो गति हुआ ना, अपने आप से तो मूड नहीं लगे, उसमें क्या हुआ, गति हुआ है। ठीक है, तो इस गति का पौधों में जो छुई मुई के अंदर जो गति हुआ, इसका इसके विरिधि से कोई लेना देना नहीं है। तो पौधों में जो गति होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है विरिधि से मुक्त और दूसरा होता है विरिधि पर आश्रित। कि पौधों में जो दो प्रकार की गतियां होती है, एक होती है क्या, विरिधि से मुक्त और दूसरा होता है विरिधि पर आश्रित। तो विरिधि से मुक्त गति का क्या मतलब है, ये गतियां पौधों के विरिधि पर निर्भर नहीं करती है। जैसे यदि हम छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो उसकी पत्तियां झुक जाती हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि छुई मुई के पत्तियों में गति हुई है, जिसका उसके विरिधि से कोई लेना देना नहीं है ना। कि विरिधि से मुक्त गति का मतलब क्या है, कि विरिधि से मुक्त गति का मतलब है ये गतियां उसके विरिधि पर उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम छुई मुई के पौधे को छुए तो क्या हो गया, उसकी पत्तियां झुक गया, तो इससे क्या, पौधे में कोई विकास या कोई वृद्धि वगैरह नहीं। पौधों में उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया। अब हमारे शरीर में क्या है, किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया करने के लिए हमारे शरीर में क्या है, तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल बिछा हुआ, जिससे क्या करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते थे, है ना। जैसे किसी गर्म वस्तु पर हाथ जाने पर तत्काल से क्या करते, खींच देते हैं। तो हमारे शरीर में क्या था, तंत्रिका एक जाल बिछा हुआ। पौधों में तो तंत्रिका कोशिका होती नहीं है। तो पौधों में किसी उद्दीपन के प्रति तत्काल अनुक्रिया कैसे होता है, तो कहते हैं यह गति विरिधि पर निर्भर नहीं होता। हाँ, पौधों में जब छुई मुई के पौधे को छुए और वो तत्काल से क्या किया, झुक गया, नहीं मुरझा गया, नहीं तत्काल अनुक्रिया किया, तो उसमें उसका विरिधि से कोई लेना देना नहीं था। कहते पौधों में विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं का एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। पौधे क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग करते हैं, उनके पास तंत्रिका कोशिका नहीं होता, तो वो विद्युत रासायनिक साधन यानी रसायन का उपयोग करके क्या करते हैं, सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। जैसे अगर क्लास में किसी लड़की को क्या है, किसी खास बात की जानकारी होगी, वो क्या करता है, दूसरी लड़की को फुसुर फुसुर कर क्या करता है, पूरा क्लास में पहुंचा देता है। वही कहानी यहाँ पे क्या है। तीसरी बात है कि पौधे पादप कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उसका आकार बदल जाता है, जिससे पादप के भाग में गति होती है। इसको समझने के लिए इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि ये क्या है, कोई डाली है ना, पादप का क्या है, कोई डाली है ना। तो अभी क्या है, ये इस प्रकार से खड़ा है, इसमें क्या है, इसकी कोशिकाएं अभी बिल्कुल फूला हुआ है इस प्रकार से। जैसे क्या होता है, इसकी कोशिकाएं यानी इसमें भी क्या है, इसकी कोशिकाओं में जल भरा हुआ, जैसे ही जल की मात्रा की कमी होती है तो ये पत्ता क्या होता है, बिल्कुल झुक जाता है इस प्रकार से। ऐसे क्या होता है, वो झुक जाता है इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि इसकी कोशिकाएं क्या होगी, सिकुड़ गया, बिल्कुल क्या होता है, सिकुड़ गया, जल की मात्रा की क्या होगी, कमी हो गई, तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, तो क्या होता है, झुक जाता है। कोशिकाएं अगर फूल गया तो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो ये कहता है कि पादप कोशिका जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है, परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने में उसका आकार बदल जाता है, जिससे पादप के भाग में गति होती है। ठीक है, अब दूसरा गति क्या है, वृद्धि पर आश्रित गति। पौधों में होने वाली ये गतियां वे गतियां होती है जो पौधों के कायिक भागों में वृद्धि को दर्शाता है। इसका मतलब है कि पौधों के किसी खास भाग में वृद्धि के कारण वह गति करता है। पौधों में क्या होता है, किसी खास भाग में अगर वृद्धि होता है तो वो क्या करता है, उसके कारण उसमें क्या होता है, गति होता है। और जो ये गतियां होते हैं, जैसे परतान की गति, पौधों का प्रकाश की ओर गति आदि, ये दिशिक या अनुवार्तक गतियां उद्दीपन के कारण होती है। पौधों में जो वृद्धि पर आश्रित गति होती है वो क्या होता है, किसी खास दिशा में क्या होता है, किसी खास दिशा में वृद्धि के कारण गति होता है, जिससे क्या होता है, परतान की गति है और प्रकाश की गति। इनके बारे में हम समझते हैं कि जो पौधों में जो उद्दीपन के जो कारण गति होते हैं, यानी जो वृद्धि पर आश्रित गति होती है, उन्हें दिशिक या फिर अनुवार्तक गति कहते हैं। और ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाशानुवर्तन, दूसरा होता है गुरुत्वानुवर्तन, तीसरा क्या होता है, स्पर्शानुवर्तन, जलानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। ठीक है, तो हम पौधों में वृद्धि पर आश्रित गतियों को देखेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे, है ना, इसको नोट करेंगे। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वृद्धि पर आश्रित गति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वृद्धि पर आश्रित गति। जो पौधे में गति होती है, जो वृद्धि पर आश्रित गति होती है, जैसे कि प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन, यही से आपको क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले, इसलिए ये क्या है,
बहुत ही VVI है ना, VVI, यही से आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे। आपसे पूछेगा कि बताइए प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है। जवाब होगा पौधे का प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर, पौधे का प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अनुवार्तक गति क्या होता है। तो हम लोग सिंपली देखे हैं कि पौधे का किसी भाग में अगर वृद्धि होता है या पौधे में किसी भाग में वृद्धि के कारण गति होता है तो इसे क्या कहते हैं, दिशिक या फिर अनुवार्तक गति कहते हैं। और ये क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, जलानुवर्तन और स्पर्श अनुवर्तन। तो हम लोग क्या समझेंगे कि प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं। तो सिंपल ही है, पौधे का प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर गति को क्या कहते हैं, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे होगा गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी का गुरुत्वा की ओर या पृथ्वी के गुरुत्वा से दूर उस गति को क्या कहें, गुरुत्वानुवर्तन। तीसरी क्या होगा, रसायनुवर्तन। क्या होता है, किसी रसायन की ओर पौधे की गति को क्या कहते हैं, रसायन अनुवर्तन। फिर क्या है, जलानुवर्तन और स्पर्श अनुवर्तन। तो स्पर्श अनुवर्तन को हम लोग लास्ट में देखेंगे ना। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग यहाँ देखने वाले हैं प्रकाश अनुवर्तन। तो फिर से एक बार समझिए कि यही से आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछाएंगे, इसलिए इस टॉपिक को बढ़िया से देखेंगे ना। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ या दूर गति पादप के द्वारा प्रकाश की स्रोत की दिशा की ओर या दूर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है ना। प्रकाश अनुवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। जब प्रकाश की ओर जाएगा तो हम कहेंगे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन, और जब प्रकाश से दूर जाएगा, जैसे यहाँ देखिए क्या है, डाली जो है प्रकाश की ओर जा रहा है, जबकि क्या है, ये जो जड़े हो क्या प्रकाश से दूर जा रहे हैं। ये क्या है, किसी खिड़की से क्या है धूप आ रहा है, यानी कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो पौधा क्या प्रकाश की ओर झुक रहा है, और ये क्या प्रकाश से दूर जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि प्रकाश की तरफ या दूर गति पादप के द्वारा प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर या दूर गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। प्रकाश अनुवर्तन 2 प्रकार का होता है, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, प्रकाश की स्रोत की दिशा की ओर गति करना धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जैसे प्ररोह का अग्र भाग की गति प्रकाश स्रोत की ओर होती है, ये वाला जो भाग है, ऊपर वाला भाग है ना, जो कली वाला भाग होता है, इसे प्ररोह कहते हैं ना। तो फुनगी जिसके कहते हैं ना, तो वो वाला भाग की गति होता है प्रकाश की ओर गति, इसे धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन, प्रकाश स्रोत से दूर गति करना ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है। जैसे जड़ की गति गुरुत्वा के अधीन या पृथ्वी की ओर होती है। जो जड़ की गति होती है वो कहा था गुरुत्वाकर्षण, कि प्रकाश से दूर जाता है, वो कहता है गुरुत्वा की तरफ भागता है ना। तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे और इस चित्र को भी क्या करेंगे, इसी में प्रकाश अनुवर्तन के बाद इस जगह पे कहें उसे नोट करके कॉपी में रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या है देखते हैं पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, यानी क्यों पादप पौधे क्या होते हैं, प्रकाश की ओर झुकते हैं और प्रकाश से दूर जाते हैं। तो क्या है, पौधों में क्या होते हैं, पौधों में समन्वय के लिए उसमें क्या होता है, रासायन पाए जाते हैं, यानी कि क्या पाते हैं, पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। पौधों में नियंत्रण और समन्वय का कार्य का तो कुछ रासायनिक के द्वारा किया जाता है। जो क्या होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन। इनकी वजह से क्या होता है, पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय कार्य होता है। यानी वृद्धि और विकास के लिए पादपों में क्या होते हैं, रसायन होते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है, तो वो इस प्रकार से होता है कि अगर ये सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, तो पादप के ऊपरी भाग में सूर्य के प्रकाश की ओर में क्या होता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन बनता है। ये मान लीजिए कि ऑक्सीन नामक हार्मोन है। जैसे ही क्या होता है, सूर्य की प्रकाश उसमें पड़ता है, तो ऑक्सीन का अंदर क्या होता है, एक लक्षण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ऑक्सीन हार्मोन के अंदर क्या होता है, एक गुण पाया जाता है। वो क्या गुण होता है कि सूर्य के किरणों से वो दूर भागते हैं। अगर सूर्य की किरण इधर है तो वो सब क्या होते हैं, उस पादप के दूसरे भाग में, यानी सूर्य की किरणों से दूर की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी वो दूसरे तरफ चले जाते हैं। और ये जो ऑक्सीन हार्मोन है, ये क्या करता है, पादपों में वृद्धि को बढ़ाता है। तो क्या होता है, इस ओर जाने की वजह से क्या होता है, इधर की ओर इस पौधे में क्या हो गया है, इधर की ओर इसकी कोशिकाएं है ज्यादा वृद्धि किया, और इधर में क्या है, कम वृद्धि हुआ। ऑक्सीन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीन हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है, यानी पादपों में
वृद्धि को प्रेरित करता है। तो चूंकि ऑक्सीन इधर है तो इस वजह से क्या होता है, इधर की कोशिकाएं ज्यादा वृद्धि कर चुका है और इधर की कोशिकाएं क्या है, कम वृद्धि किया इधर में, है ना। तो आप देख सकते हो इधर में क्या है, कम वृद्धि हुआ, यानी पादप क्या है, इधर लंबाई कम बढ़ा, इधर में क्या ज्यादा बढ़ा। जैसे कि मान लीजिए ये 1 मीटर बढ़ा तो ये क्या है, आधा मीटर, है ना। तो पादपों में क्या होता है, प्रकाशन वर्तन किस प्रकार होता है, तो सिंपली इस प्रकार आप जानिए कि पादप के ऊपरी भाग में क्या होता है, ऑक्सीन हार्मोन बनता है, जो क्या करता है, वृद्धि के लिए बनता है। यानी पादप में वृद्धि को कौन दर्शाता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन। आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, पादपों में वृद्धि यानी कि पादपों के अग्र भाग में वृद्धि को कौन दर्शाता है, तो होगा ऑक्सीन नामक हार्मोन। और ये जो ऑक्सीन हार्मोन है वो क्या होता है, उसमें एक गुण पाया जाता है, वो सूर्य के प्रकाश जिधर होगा उससे वो दूसरी तरफ चल जाएगा। तो अगर सूर्य के प्रकाश यहाँ है तो यहाँ भी, अब जैसे सूर्य के प्रकाश इधर जाएगा तो वो क्या होगा, उसकी दूसरी तरफ चल जाएगा। अब दूसरी तरफ चल जाएगा तो इस वजह से क्या होगा, वृद्धि उसके दूसरे साइड में होगा, इस साइड में। सूर्य के प्रकाश कहीं पे इधर में सूर्य का प्रकाश है, इधर में, है ना। और इधर में होने की वजह से क्या होता है, सारा ऑक्सीन नामक हार्मोन जो है पादप के दूसरे भाग इस ओर चला गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे वृद्धि ज्यादा हुआ और इधर में क्या कम हुआ, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, उधर मुड़ गया। यही खेल यहाँ पे हो रहा है ना, कि जैसे सूर्य की किरणें इधर से आ रहा है तो सारा ऑक्सीन इसके दूसरी तरफ चले जा रहा है। और क्या होता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन के दूसरी तरफ जाने की वजह से क्या होता है, पौधे का इधर में विकास क्या हुआ, इधर में वृद्धि ज्यादा हो गया, पौधे क्या उधर की ओर झुक गया, है ना। तो इसी बात को हम लोग क्या है देखते हैं कि पादप में प्रकाशन वर्तन किस प्रकार होता है। कहते हैं पादपों के शीर्ष से ऑक्सीन नामक हार्मोन का स्राव होता है। पादप के शीर्ष यानी ऊपरी भाग से परारोह से क्या होता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन कोशिकाओं में वृद्धि करता है। आपसे पूछेगा कि पादपों में कोशिकाओं का वृद्धि कौन करता है, तो नाम जवाब का ऑक्सीन नामक हार्मोन। ऑक्सीन में यह गुण पाया जाता है कि जिस ओर प्रकाश आ रही होती है उससे दूर वह चला जाता है, जिस ओर प्रकाश आ रही होती है उससे वो दूर चला जाता है। यही कारण है कि जब प्रकाश की किरणें तने पर पड़ती है तो ऑक्सीन छाया वाले भाग में चला जाता है। जैसे यहाँ पे प्रकाश की किरणें इस भाग में पड़ेगा तो ऑक्सीन किधर चला जाएगा, इस ओर चला जाएगा, इधर में, और फिर इधर में क्या करेगा, वो वृद्धि करेगा ना। ऑक्सीन छाया वाले भाग में चला जाता है, जिस कारण से छाया वाले भाग में ज्यादा वृद्धि होता है जबकि प्रकाश वाले भाग में कम वृद्धि होता है। इसी कारण से पौधे का तना प्रकाश की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। सिंपल यही है कि पादपों में क्या होता है, ऑक्सीन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो क्या करता है उसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इस हार्मोन में गुण पाया जाता है, जिधर प्रकाश होता है उसके वो अपोजिट साइड में चला जाता है, और जिधर फिर वो चला जाएगा तो फिर उधर क्या करेगा, कोशिका विभाजन को तेज करेगा, यानी उधर में वृद्धि को बढ़ा देगा। और दूसरी तरफ जिधर प्रकाश है उधर में ऑक्सीन नामक हार्मोन है ही नहीं, तो उधर वृद्धि को कम कर देगा, तो प्रकाश क्या होगा, वो उस ओर मुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश पड़ने को ऐसे क्या होता है, इधर में सारा ऑक्सीन हार्मोन चला जाता है और रुका होता है, इधर में वृद्धि ज्यादा होता है, इधर में कहीं वृद्धि कम होता है, तो वो उधर की ओर मुड़ जाता है ना। यही खेल यहाँ पे है ना। तो इसे भी क्या कीजिएगा, आप लोग नोट कीजिएगा। तो अब हम लोग क्या है, गुरुत्वानुवर्तन गति को देखते हैं। गुरुत्वानुवर्तन पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी से दूर गति को गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जिस प्रकार से पौधे का प्रकाश की तरफ या प्रकाश से दूर गति को क्या कहते थे, प्रकाशानुवर्तन। उसी प्रकार से क्या होता है, पौधे का क्या होता है, पृथ्वी की तरफ या पृथ्वी से दूर गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या होता है, डाली जो है क्या ऊपर की ओर जाता है, जबकि जड़े क्या होता है, पृथ्वी की तरफ यानी गुरुत्वा की ओर जाता है ना। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। गुरुत्वानुवर्तन क्यों कहते हैं, पौधे का किसी खास दिशा की ओर गति को क्या कहते हैं, अनुवर्तक गति कहते हैं, यानी दिशिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी की ओर गति को क्या कहेंगे, यानी कि गुरुत्वा की ओर गति को क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन गति कहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर की ओर जो गति होता है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट दिशा में जो गति होती है क्या कहते हैं, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। और जो कहता है पृथ्वी की ओर यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन जो गति होता है उसे क्या कहते हैं, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। जैसे वहां पे हमने क्या देखा था कि प्रकाश की ओर अगर गति होता है तो प्रकाशानुवर्तन को क्या कहेंगे, उस प्रकाश की गति को क्या कहेंगे, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और अगर प्रकाश से दूर गति करते हैं क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, अगर गुरुत्वाकर्षण की ओर जाएगा यानी पृथ्वी की ओर जाएगा, जड़े जैसे पृथ्वी की ओर जा रहा है, ये क्या कहलागा, ये कहलागा धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और डाली क्या है,
ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर अपोजिट उल्टा समझा, इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है, तो जवाब होगा कि पौधे प्रकाश की ओर गति करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन, यानी पौधों का प्रकाश की ओर या प्रकाश से दूर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। जबकि क्या होते हैं, पौधे का गुरुत्वाकर्षण की ओर या गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, अपोजिट, यानी कि पृथ्वी की ओर या ऊपर की ओर गति को क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दूसरा है, तीसरा, पहला हमने देखा प्रकाशानुवर्तन, दूसरा देखा हम लोग गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग रसायनानुवर्तन। कहते हैं किसी खास रसायन की ओर या दूर गति रसायनानुवर्तन कहलाती है। जैसे पराग नली की अंडाशय की तरफ गति। जैसे कि आप इसको समझने के लिए इस प्रकार समझिए कि अगर ये क्या है, फूल है, ये क्या है, एक पुष्प है, यानी कि फूल है, तो फूल में क्या होता है, इस फूल में अगर मान लीजिए कि ये क्या है, एगो फूल है, ठीक है, तो इस फूल में किसी भी पुष्प में क्या होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ये वाले भाग, ये वाला भाग कहलाता है इसका मादा भाग, फीमेल पार्ट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है, इसका पुरुष भाग कहलाता है ना। और इसमें पाए जाते हैं पराग कण, यहाँ पे इसे पराग कोश कहते हैं और इसे तंतु कहते हैं। और पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। और ये कहलाता है हमारा जो फीमेल पार्ट है, इसमें क्या कहलाता है, पुष्प का फीमेल पार्ट है ना, इसमें ये कहलाता है वर्तिकाग्र, ये कहलाता है वर्तिका, और ये कहलाता है अंडाशय। यहाँ पे कहीं अंडाशय, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, पराग कण इस वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक, यहां तक पहुंचता है, तब इसमें क्या होता है, बीज लगता है। ध्यान देखें, जब तक पराग कण पराग कोश से वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक नहीं पहुंचेगा, तब तक यहाँ पुष्प नहीं लगेगा। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्या होता है, मुर्गा और मुर्गी का मेल नहीं होगा तब तक ये चूजा नहीं बनेगा, है ना। ये सारे दुनिया में विकास का खेल क्या है, संलयन, जिसे निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पराग कोश से पराग कण होते हैं वो क्या करते हैं, वर्तिकाग्र से होते हुए क्या होता है, अंडाशय तक पहुंचते हैं। तो ये यहां से जाके यहाँ नहीं, अचानक से नहीं गिर जाता। यानी इसे इस तरह समझिए कि अगर ये क्या है, वर्तिकाग्र है ना, और ये क्या है, वर्तिका है, तो यहां से यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे पराग कण पहुंच गया तो ये यहां से यहाँ ऑटोमेटिक नहीं चला जाता, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है वैसे जाने का, बल्कि क्या होता है, ये अंडाशय समझिए उसे बुलाता है। इसे इस तरह समझिए कि समझो कि ये बुलाती है और ये जाता है, बिल्कुल यही तरह से क्या होता है, यहाँ पे ये यहां से यहाँ कोई रास्ता नहीं होता यहाँ से यहाँ, बल्कि क्या होता है, एक रासायनिक प्रक्रिया होता है जिसके जरिए ये क्या होता है, यहाँ पे पहुंचता है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, रसायनानुवर्तन गति कहते हैं, है ना। यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, पराग नली की अंडाशय की तरफ गति, ये कौन सा गति कहलाएगा, रसायनानुवर्तन। जलानुवर्तन आप समझ ही रहे हैं, पानी की तरफ जड़ों की जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, जलानुवर्तन गति कहलाएगी, ठीक है। और स्पर्शानुवर्तन, स्पर्शानुवर्तन गति को कहते हैं, स्पर्श के कारण गति को स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं। स्पर्श के कारण का मतलब क्या है, मान लीजिए कि यह क्या है, एक वो पौधे लगाने के लिए झांक लगाया जाता है, एक लकड़ी है समझिए, है ना, एक कोई क्या है, ये डंडा है, और यहाँ पे आपने क्या है, कद्दू का या फिर क्या होता है, वो परवर का आपने पेड़ लगा दिया, ठीक है, पौधा लगा दिया। तो ये जब पौधा जाएगा ऊपर की ओर, जब बढ़ेगा, है ना, ये जब पौधा बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे एक प्रकार का लर निकलता है, इस प्रकार से इसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, परतान कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परतान। तो ये जैसे यहाँ पे जाएगा तो इससे टच होगा तो इसमें लपटा जाएगा, जब टच नहीं होगा तो बिल्कुल क्या होगा, वैसे ही चिपड़ देगा ऐसे से, है ना। जब तक वो इसमें टच नहीं होगा, यानी स्पर्श नहीं करेगा, तब तक वो लगेगा नहीं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि ये इसमें टच नहीं किया, ये क्या है, एक पर, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श के कारण गति को क्या कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन। इसे परतान कहते हैं। जैसे इसको क्या कहते हैं, परतान। परतान की गति क्या कहलाती है, ये कहलाती है स्पर्शानुवर्तन। मान लीजिए इस परतान को क्या है, वो मिला ही नहीं डाली, तो ये क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल वैसे ही रह जाएगा। तो स्पर्श के कारण जो इसमें लगता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्शानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि पौधों में होने वाली गतियां दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है विरिधि पर आश्रित गति, और होता है विरिधि से मुक्त गति। विरिधि पर आश्रित गति जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, रसायनानुवर्तन, जलानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन।
इन्हीं में से आपसे क्या है लगातार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पराग कण का अंडाशय तक की गति, ये कौन सा गति कहलाता है? ये कहलाता है रसायन अनुवर्तन, है ना। अब पौधे का सूर्य की ओर या सूर्य से दूर मुड़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रकाशन वर्तन। अब पौधे का क्या होता है? पृथ्वी की ओर या पृथ्वी से दूर यानी गुरुत्वाकर्षण की ओर, गुरुत्वाकर्षण से दूर की गति क्या कहलाता है? ये कहलाता है गुरुत्वानुवर्तन। उसी प्रकार से क्या है, ये जो होता है हमारा पड़तान की गति, कौन सा गति? स्पर्श के कारण गति को क्या कहते हैं? स्पर्श गति कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं, उदाहरण में लिख सकते हैं क्या चीज? उदाहरण में लिख सकते हैं पड़तान की गति, पड़तान की गति, है ना। पड़तान की गति कैसा गति होगा? तो कहलाएगा स्पर्श अनुवर्तन, ठीक है। इसे भी आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। हाँ, तब हम लोग क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, मुख्य पादप हार्मोन। पादपों में जो नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है वो क्या होता है? हार्मोनल सिस्टम यानी रसायन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये मुख्य पादप हार्मोन यानी मुख्य पादप रसायन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑक्सिन, शाखाओं के, ऑक्सिन के बारे में बोले तो शाखाओं के अग्रभाग में बनता है, ये ऊपरी भाग में बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, और तीसरा क्या है? प्रकाशानुवर्तन में सहायता करता है। दूसरा क्या है? जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायता करता है, तने की मोटाई को क्या करता है? बढ़ाता है। अब बीजों के अंकुरन में सहायता करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजों का अंकुरन किसकी वजह से होता है? जिब्रेलिन के कारण। साइटोकाइनिन, यह कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, यानी कि जब क्या होगा, एक समय आएगा उसके कोशिकाओं को तेजी से बढ़ना होता है ना, जिससे फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। ये क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ाता है यानी तीव्र करता है, और फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को रोकता है। पत्तियों का मुरझाना, साल भर में आप लोग जानते हो एक बार क्या होता है, सारे जैसे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, साल भर में उसके सारे पत्ते क्या होते हैं? गिर जाते हैं। वो किसके वजह से होते हैं? एब्सिसिक अम्ल की वजह से होता है। एब्सिसिक अम्ल के बनने की वजह से क्या होता है? वो वृद्धि को रोक देता है और पत्तियां क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं। इसीलिए कहते हैं एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इथिलीन फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है। फल किसकी वजह से पकता है? इथिलीन की वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग क्या बढ़िया से नोट कीजिएगा, है ना। तो इसके बारे में हम समझे तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, आपसे पूछ जाएगा कि बताइए एक पादप हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि को बढ़ाता है ना, जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो जवाब होगा कौन सी? ऑक्सिन, है ना। और आपसे पूछेगा कि कौन सा पादप हार्मोन के हाथ प्रकाशानुवर्तन के लिए उत्तरदायी है, यानी कि प्रकाशानुवर्तन किस पादप हार्मोन के कारण होगा? तो जवाब होगा ऑक्सिन, है ना। आपसे पूछेगा कि बताइए कि बीजों का अंकुरन किसके वजह से होता है? बीज का अंकुरित होना किस वजह से होता है, यानी किस हार्मोन के बनने की वजह से होता है? तो जवाब होगा जिब्रेलिन। और तने की वृद्धि में बोलेगा, तने की वृद्धि किसकी वजह से होता है? तो वो भी क्या होगा? जिब्रेलिन की वजह से। और साइटोकाइनिन तो यह क्या करता है? कोशिका विभाजन को तेजी से करता है, और यह फलों और क्या होता है? फलों और बीजों में पाया जाता है अधिक मात्रा में, फल और बीज में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? साइटोकाइनिन। एब्सिसिक अम्ल बोले तो ये क्या करता है? पतझड़ को प्रेरित करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा पादप हार्मोन वार्षिक वलय लाता है, यानी एक बार में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, किसकी वजह से? एब्सिसिक अम्ल की वजह से। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या होता है? इथिलीन। इथिलीन क्या होता है? फलों के पकने के लिए उत्तरदायी होता है ना। तो आप इसे स्क्रीनशॉट रखेंगे और इसे एकदम बढ़िया से नोट करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आज हमने क्या है? मुख्य पादप हार्मोन के बारे में सीखा। ये लेक्चर नंबर 5 है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय का। लेक्चर नंबर 6 हमारा लास्ट होगा, जो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग जंतु हार्मोन के बारे में सीखेंगे ना, जंतुओं में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में। जैसे आपने सीखा होगा इंसुलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, और क्या होता है? आयोडीन होता है। बहुत सारे हार्मोन हमारे शरीर में पाया जाता है ना। जैसे कि आपने देखा अग्न्याशय से स्रावित होने वाले हार्मोन क्या था? अग्न्याशयी रस होता था, जिससे जहाँ पे लाइपेज पाया जाता है। इंसुलिन नामक हार्मोन पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि होता है, पीयूष ग्रंथि से प्यूटरस नामक हार्मोन पाया जाता है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या, इस लेक्चर में हमने क्या देखा? पादप हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? जंतु हार्मोन के बारे में, ठीक है। यदि हमारे चैनल में आपको पढ़ना पसंद है और आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो फिर क्या है? इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्या है? बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे ताकि आपको नए नए वीडियो मिल सके। थैंक यू।